ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन आज। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा संभव। विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी प्रस्ताव की तैयारी में। 11 मार्च को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की सार्वजनिक रैली में होंगे शामिल। तैयारियां जोरों पर। पश्चिम बंगाल में विभागों का फेरबदल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभाली राज्य के कानूनी विभाग की जिम्मेदारी। बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक संभाल रहे थे कानून विभाग का कार्यभार। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू। सुपौल और मधेपुरा से यात्रा की होगी शुरुआत। 13 मार्च को पटना लौटेगी यात्रा। 5 दिनों में 10 जिलों की यात्रा करेंगे सीएम। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पाकिस्तान से मिली धमकी। पेशावर से व्हाट्सएप कॉल कर उन्हें सभा के दौरान बम से उड़ाने की कही बात। तेजस्वी यादव ने बुलाई आरजेडी विधायकों की बैठक। दोपहर 2 बजे से पटना में स्थित सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर होगी बैठक। कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव आयोग पर दस्तावेज स्वीकार न करने के लगे आरोप। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने की थी जल्द सुनवाई की मांग। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मोदी जी ने यस सर बोलकर मान ली बात। नीतीश के सीएम पद छोड़ने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार को बदलते बदलते खुद बदल गए नीतीश कुमार। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर बढ़ते हमलों से नाराजगी। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने केंद्र से की कड़ा कानून लाने की मांग। कहा, भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए एक कानून लाए सरकार। ईरान में न सत्ता बदली न अमेरिका को जीत मिली। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान पूरी तरह फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। कहा, लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है रूस। हमने 51 ईरानी जहाज डुबोए। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी। कहा, अगर तेल रोका तो 20 गुना ज्यादा ताकत से करेंगे हमला। ईरान युद्ध के बीच जापान ने आधी रात को तैनात की 1000 किलोमीटर की रेंज वाली टाइप 12 मिसाइलें। चीन तक हमले की क्षमता। क्षेत्र में बढ़ा तनाव। बांग्लादेश के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी का भारत दौरा। दिल्ली में रॉ चीफ के साथ बैठक। संबंधों के पटरी पर लौटने की बड़ी उम्मीद। पाकिस्तान में ऑयल लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम लागू। पीएम शहबाज शरीफ ने जनता को जल्द समाधान का दिया है आश्वासन। 8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा फैसला। कर्मचारियों पेंशनरों को जारी किया नोटिस। मांगे सुझाव। पेंशन से जुड़े ढांचे की समीक्षा करना है इसका उद्देश्य। तेल बाजार में बड़ा उलटफेर। $116 से लुढ़ककर $98 पर आया कच्चा तेल। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते तेजी से बढ़ रहे थे तेल के दाम। एलपीजी गैस बुकिंग का बदला नियम। अब 25 दिन बाद मिलेगा अगला सिलेंडर। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का एक्शन। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। पहली बार 92.33 पर आया रुपया। मिडिल ईस्ट युद्ध और कच्चा तेल महंगा होने से डॉलर मजबूत। विदेशी सामान महंगे होंगे।
एनसीईआरटी ने क्लास 8 की किताब को लेकर छिड़े विवाद पर विराम लगाते हुए बिना शर्त माफी मांग ली है। भारी आलोचना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब संस्थान ने एक सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। इसमें एनसीईआरटी ने जानकारी दी है कि उसने इस किताब को ही वापस ले लिया है और अब यह किताब किसी भी जगह उपलब्ध नहीं है। एनसीईआरटी ने पोस्ट किया कि एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की थी। इस किताब के चौथे अध्याय का शीर्षक था हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। एनसीईआरटी के सदस्य और निदेशक इस अध्याय के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब को वापस ले लिया गया है और अब ये उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हुई असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है और हम सभी संबंधित पक्षों के सहयोग की सराहना करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8वीं के लिए सोशल साइंस की नई किताब जारी की। विवाद की जड़ इस किताब का चौथा चैप्टर था जिसका नाम था हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। इसमें एक सेक्शन था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस चैप्टर में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोपों, मुकदमों के भारी बोझ और जजों की कमी जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी आपत्ति जताई थी। पिछले महीने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किताब के प्रकाशन, दोबारा छपाई और डिजिटल वितरण पर तुरंत रोक लगा दी थी। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि एक गोली चल चुकी है और संस्थान घायल हो गई है। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए संस्थान की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए थे और अब इस विवाद पर एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है। जानकारों का मानना है कि स्कूली बच्चों के लिए संवेदनशील संस्थानों पर लिखी गई बातों का असर गहरा होता है। फिलहाल इस कदम के बाद कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए सोशल साइंस का नया सिलेबस दोबारा समीक्षा के दायरे में होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी मांग लेने से एनसीईआरटी को क्लीन चिट मिल गई है? क्योंकि सीजीआई ने तो कहा था कि इस साजिश के पीछे कौन है हम इसका पता लगाएंगे। तो इस माफी को इस विवाद का अंत माना जाए या फिर यह मुद्दा भी और तूल पकड़ेगा, ये तो देखना होगा। 10 मार्च दिन मंगलवार सीआईएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर देश की सुरक्षा में दिन रात डटे सीआईएसएफ के वीर जवानों को शत शत नमन। आपकी बहादुरी और समर्पण से भारत सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के वैश्विक असर से भारत के तमाम राज्यों के साथ साथ मुंबई, दिल्ली और नोएडा में भी एलपीजी कुकिंग गैस की भारी कमी हो गई है। सप्लाई चेन में रुकावट के कारण घरेलू रिफिल बुकिंग के बाद 2 से 8 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि होटल रेस्टोरेंट के कमर्शियल सिलेंडर रविवार से पूरी तरह बंद हो चुके हैं। सोमवार सुबह से पैनिक बुकिंग शुरू हो गई और डीलर आउटलेट्स पर परिवारों की भारी भीड़ लग गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में खाने की दुकानें बंद हो सकती है। यहाँ तक कि बेंगलुरु में होटल रेस्टोरेंट आज से बंद है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन ने घरेलू ग्राहकों पर पाबंदी लगा दी है। एक सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद ही नया रिफिल बुक किया जा सकता है। पहले ये 102 दिन में संभव था, लेकिन अब देरी बढ़ गई है। एक सब अर्बन डीलर ने बताया, घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर अभी उपलब्ध है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई रुकने से होटल रेस्टोरेंट मुश्किल में है। वे ब्लैक मार्केट से घरेलू सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो सकती हैं, जो गैर कानूनी और खतरनाक है। जंग की वजह से रविवार को कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपये और घरेलू पर 60 रुपये प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। नोएडा में घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की नई कीमत अब 910 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर 1884.50 रुपये तक पहुँच चुका है। अंधेरी जैसे इलाकों में कस्टमर सुबह से कतारें बांधे खड़े हैं। कुछ परिवार स्टॉक खत्म होने से पहले खुद सिलेंडर ले जाने की सोच रहे हैं। डीलरों का सुझाव है कि सरकार होटलों से ज्यादा कीमत वसूले, लेकिन सप्लाई जारी रखे। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार ये कमी 1 से 2 हफ्ते तक रह सकती है, जिससे खाने पीने की दुकानों पर लकड़ी या इंडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, पर अभी वो स्थिति नहीं आई है कि कीमतों में इजाफा किया जाए। उनके मुताबिक कच्चे तेल की कीमत 120 से 125 डॉलर के आसपास रहती है तो तेल कंपनियों में खास दबाव नहीं पड़ेगा, पर कीमत ऊपर चली जाती है तो वो अलग स्थिति होगी। सरकार का कहना है कि घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को भी गैस की कोई मुश्किल नहीं आएगी। गैस का ज्यादातर हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ऐसे में सरकार के कुछ उद्योगों को उपलब्धता के आधार पर गैस मुहैया कराने का निर्णय लिया है।
सरकार का कहना है कि यह कदम उठाना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन तक बंद रहता है तो LNG को लेकर दबाव की स्थिति बन सकती है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध मार्च 2026 में तेजी से बढ़ गया है, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों से शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन इपिक फ्यूरी जो अमेरिका का है और रोरिंग लायन जो इजराइल का है ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर सुविधाओं और नेताओं को निशाना बनाया, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत भी शामिल है। युद्ध का टाइमलाइन 2025 के तनाव से जुड़ा है, लेकिन 28 फरवरी को तेहरान, इस्फहान जैसे शहरों पर बड़े हमले हुए। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 5 के तहत जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, खासकर गल्फ देशों और इजराइल पर। 3 मार्च तक अमेरिका ने 3000 से ज़्यादा टारगेट्स मारे और अब 10वें दिन यानी 9 मार्च तक इराक, लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी है। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। इमाम को ये जमानत अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में 20 से 30 मार्च तक जमानत मंजूर की है। आपको याद होगा, इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पर काफी सामग्री पेश की, जिससे पहली नजर में ये साबित होता है कि आरोपी साजिश में शामिल थे। उसी समय कोर्ट ने मामले के 5 और आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी, ये देखते हुए कि उनकी भूमिकाएं खालिद और इमाम से अलग थी। इसके अलावा इमाम और कई दूसरे लोगों पर हिंसा की साजिश के मामले में UAPA एक्ट और पहले के इंडियन पिनल कोड के नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपी कथित साजिश के मास्टरमाइंड थे और उसने अपने केस में भाषणों और दूसरी चीजों का जिक्र किया है। जैसे आप जानते हैं कि इमाम उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए हिंसा से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल थे। ये हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।